हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस, आज हम लोग सीएमए फाइनल का रूल्स सेकंड चैप्टर जो है हमारे कॉस्ट ऑडिट का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट का लेक्चर सेकंड है, रूल्स। ठीक है। तो पहला रूल हमारा ये है कि हम अपने शॉर्ट टाइटल बनाते हैं। तो इसका शॉर्ट टाइटल ये है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट 2014। ठीक है, इस रूल का नाम है। सेकंड रूल में हम लोग को कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होता है प्रैक्टिस में, जिसके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहता है सीएमए के पास। ठीक है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है। तो जो कॉस्ट ऑडिट करता है एक सीएमए, वो कॉस्ट ऑडिटर होता है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ये हम लोग बनाते हैं CRA 3 में। ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमारा फाइनल रिपोर्ट होता है जो एक सीएमए बनाता है आफ्टर 180 डेज और सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स ये स्पेसिफाई किया गया रूल्स में कि किन किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, तो उनको बनाना पड़ता है मैंडेटरी। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है हम लोग को, उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। इंडियस बोलते हैं इनको शॉर्टकट में। फिर आगे बढ़ते हैं। रूल 3 जो है हमारा, ये रूल 3 है, ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो दो कैटेगरी दी हुई, एक कैटेगरी ए है और दूसरी बी है। इसका मतलब है रेगुलेटेड सेक्टर। इसमें 6 इंडस्ट्री जो रेगुलेटेड सेक्टर में आती है और इनके लिए अलग रूल है। और बी में 33 इंडस्ट्री है जिनके लिए रूल अलग है। ठीक है। तो पहला 6 में हम लोग को याद रखना है नाम। एक टेलीकॉम है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर्स एंड शुगर। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर एंड शुगर। इसके बाद हम लोग चलते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में है 33 इंडस्ट्रीज। तो देखते हैं क्या क्या है। इसमें बहुत सारी है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो, सबसे पहले मशीनरी और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड है टर्बोजेट। इसके सिर्फ हम लोग नाम 2 बार रीड करेंगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है। फिर आर्म्स है नेक्स्ट। उसके बाद है पाउडर्स के ऊपर है, राडार्स के ऊपर है, टैंक, पोर्ट सर्विसेज, एरोनॉटिकल, आयरन, रोड्स। फिर है रबर्स, कॉफ़ी, रेलवे के प्रोडक्ट और सीमेंट, ओर्स, मिनरल्स, बेस मेटल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जूट, ईटेबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। बट याद रखना अदर देन जिनका बिजनेस है। ठीक है। उसके फिर मिल्क पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, टायर्स, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स, ग्लास, अदर। फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ठीक है। फिर प्रोडक्शन और इंपोर्ट करते हैं अगर अपन किसी मेडिकल डिवाइस का, जैसे कि स्टेंट्स होते हैं। इसमें बहुत सारा दिया है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है, इसको याद रखिएगा। एक्सेप्शन ये है इसके कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका सिर्फ एक लाइसेंस ऑफिस है यहाँ इंडिया में और वो अनरेगुलेटेड सेक्टर का है, जो कि 33 में से किसी एक का है, तो उस केस में उसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और सेकंड, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। लिमिट ऑफ रूल्स मतलब कितने लिमिट में फॉल करेंगे जब हमारा रूल एप्लीकेबल होगा। तो अगर हमारा ओवरऑल टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, याद रखना ओवरऑल टर्नओवर है यहाँ पे, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ अ कंपनी अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में वो भी बोथ ए और बी मतलब 33 + 6 पूरे प्रोडक्ट को मिलाकर अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए हमको फॉर्म्स दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो CRA 1 में करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना होगा तो CRA 2 में करते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा तो CRA 3 में करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं अपन 180 डेज के अंदर, क्योंकि वही हमको अपॉइंट करते हैं, इसलिए हम उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अपना गवर्नमेंट को भी भेजते हैं CRA 4 में। CRA 2 और CRA 4 ना XBRL फॉर्मेट में जाता है। ये फॉर्मेट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई इंडस्ट्री स्मॉल है कि मीडियम है कि क्या है, तो उसके लिए हमको ये दिया हुआ है, इसको अपन को याद करना पड़ेगा।
तो पहले ये देखिए, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज़ है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का होना चाहिए। ठीक है? और हमारा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक होना चाहिए स्मॉल में, माइक्रो में 25, देखो छोटा है ना तो 25, 25 से भी 5 लाख होगा स्मॉल, ठीक है? और मीडियम में 10 होगा, ठीक है? तो सबसे पहले कौन आएगा? स्मॉल आएगा 5, फिर मीडियम आएगा 10, फिर उससे माइक्रो जो होगा वो 25 इन्वेस्टमेंट में, ठीक है? अगर आप सर्विस सेक्टर वाले हैं, तो उस केस में 10 लाख है, 10 लाख है, फिर 2 करोड़ है, फिर 5 करोड़ है। मतलब सब ये देखो, ये लाख में है और ये करोड़ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाख में, करोड़ में है। तो पहले ये आएगा, तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 लाख का है, ठीक है? फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल में तो 2 करोड़ का है, फिर 5 करोड़ का है। पर ये जो क्राइटेरिया है ना, वो एक्जिस्टिंग का है, उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। अब रिवाइज़ में कैसा है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का करेंगे, 10 करोड़ का करेंगे और 20 करोड़। अब ईज़ी हो गया वैसे, 1, 10, 20, 1, 10, 20, 1, 10, 20, ठीक है? और हम लोग का जो सर्विस रहेगा, तो सर्विस का यार हमेशा ज़्यादा होता है, याद रखना, ठीक है? तो 1 का सीधा 5 गुना कर देना आप, इंटू 5 कर देना, तो आ जाएगा 5 करोड़, इंटू 5 करोगे 50 करोड़, इंटू 5 करोगे 100 करोड़। सिर्फ़ इंटू 5 करना है। आपको एक ही लाइन याद रखना है, 1, 10, 20, 1, 10, 20, 1, 10, 20 इंटू 5 करना है, तो इसका टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टर्नओवर कैलकुलेट का फ़ॉर्मूला ये है कि आपको ग्रॉस टर्नओवर लेना है, आपको जॉब वर्क लेना है, आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लेना है, स्क्रैप सेल लेना है और ट्रेडिंग का टर्नओवर भी लेना है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ इंक्लूड होता है टर्नओवर में। क्या-क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है, ठीक है? क्या-क्या इंक्लूड होता है? ग्रॉस टर्नओवर, जॉब वर्क, एक्सपोर्ट बेनिफिट, स्क्रैप सेल और ट्रेडिंग, ठीक है? स्क्रैप सेल मतलब अगर आप कुछ कचरा बेच रहे हो, उससे भी पैसा कमा रहे हैं, तो उसको उसको भी ऐड करना है। एक्सपोर्ट बेनिफिट कुछ मिला है, तो उसको भी ऐड करना है। जॉब वर्क का मतलब ये होता है कि आपने एक डिज़ाइनर कपड़ा आपके पास कोई बनवाने आया, तो आपने कपड़ा दिया उसको, उसके बाद फिर आपने कुछ काम जो आपके यहाँ नहीं बनता, वो आप किसी को पास ऑन कर दिए, जो सिर्फ़ वही काम करता है। जैसे कि कोई स्पेशल टाइप का आपको कारीगरी करवाना है, तो वो आप किसी उसको दिए कारीगर को, है ना? तो उस केस में उसमें जो डिज़ाइनिंग होएगी, तो वो जॉब वर्क हो गया। मतलब उसका काम है सिर्फ़ उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड करना, बट आपका काम है कि प्रोडक्ट और उसमें वो जॉब वर्क की सर्विसेज़ दोनों करवा के फिर रेडी करके पूरा पैक करके कस्टमर के घर पहुँचाना, ठीक है? तो वो जो जॉब वर्क का जो अमाउंट रहेगा, है ना? वो भी इसमें ऐड होता है, ठीक है? एप्लीकेबल कॉस्ट ऑडिट मतलब रूल 4 में आ गए हम लोग। आज के सेशन का ये लास्ट रूल है, इसके आगे के रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूल 4 जो है ना, वो एप्लीकेबिलिटी कि कब-कब एप्लीकेबल होता है कॉस्ट ऑडिट, ठीक है? कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? तो इसमें 2 टेबल दी हुई है, टेबल ए और टेबल बी, और ये सब सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की है, ठीक है? तो फिर अगर हमारा जो ओवरऑल टर्नओवर है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है? पूरी कंपनी का, मतलब पूरी कंपनी एज़ अ होल का टर्नओवर 50 करोड़ है, ठीक है? और एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस एज़ मेंशन इन टेबल ए, सिर्फ टेबल ए की बात कर रहे हैं, तो 25 करोड़। अगर सिर्फ हम लोग पूरी पूरी कंपनी का देख रहे हैं, फिर से पूरी कंपनी का अगर 1 करोड़ है या फिर सिर्फ टेबल बी का 35 करोड़ है, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, टेबल ए में हमारे 6 इंडस्ट्री आते हैं, टेबल बी में हमारा 33 इंडस्ट्री आता है। हम लोग पहले तो अगर ऑडिट करवाना है ना, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐड है, ठीक है? ऐड, ये दोनों होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, अगर आपको ए में फ़ॉल करना है तो 50 करोड़ और बी में फ़ॉल करना है तो 1 करोड़। सॉरी 50 करोड़ है और ये 100 करोड़ है, ठीक है? तो 50 करोड़ और 100 करोड़, ठीक है? और उसके बाद फिर अगर अपन ओवरऑल टर्नओवर देखेंगे, तो ए है ना, तो ए पहले आता तो 25 और बी बाद में आता तो उसमें 35। इसमें 33 आइटम्स है, इसमें 6 आइटम्स है। ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। उसके फिर इसमें भी एक्सक्लूज़न है हमारे, इसको ये एप्लीकेबल उनमें नहीं होगा जिनका ना एक्सपोर्ट से हम लोग 75% रेवेन्यू कमाते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट से ही 75% आपकी अर्निंग हो रही है, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल 3 और 4 जो दोनों है ना, वो दोनों अगर एक बार एप्लीकेबल हो जाते हैं ना, तो फिर सब टाइम एप्लीकेबल होते रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को की हेल्प कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।